हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी.आर. तरुण। मैंने पिछले क्लास में पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आपको, उसको पहले कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। उसमें 3 मिक्सचर था और एक वाटर को हमने ऐड किया था, जिसमें पहला हमारा सॉल्यूशन था 100 ml 0.1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन। दूसरा हमारा था 200 ml 0.4 मोलर MgCl2 का सॉल्यूशन और तीसरा जो था वो 500 ml 0.5 मोलर AlCl3 का सॉल्यूशन था और इसमें हमने 1.2 लीटर वाटर को मिलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसमें कैलकुलेट क्या करना था हमें, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन दैट इज अ मिक्सचर। ये जो सबको मिलाया तो उसका हमें जो मोलरिटी था उस फाइनल मिक्सचर का, उसको हमें पता करना था। उसमें हमें इसके बाद दूसरा जो बी क्वेश्चन है उसके अंदर हमें सोडियम आयन का, मैग्नीशियम आयन का और एल्युमिनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना था और तीसरा हमारा था क्लोरीन का कंसंट्रेशन निकालना। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यदि आपने सॉल्यूशन किया है तो अच्छी बात है ना। यदि नहीं किया है तो हम कर देते हैं और आप उसको फिर घर पे जाकर मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। तो चलिए मोलरिटी निकालने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। और देखिए वाटर तो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और इसको ये हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। तो इसमें तो कोई मोलर किसी सब्सटेंस का है नहीं, तो हम सिर्फ वाटर है तो वाटर को हम वॉल्यूम में ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना है देखा जाए तो ये 100 ml V1 प्लस V2 प्लस V3 और ये जो तीसरा है हमारा तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी ऐड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो M1 कितना है हमारा 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम इसका 100 ml, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 0.4 है इंटू 200 ml प्लस आगे बढ़ें यहाँ पे 0.5 इंटू 500 ml। ये हमारा हो गया M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 और नीचे में हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 और साथ में वाटर का वॉल्यूम 1.2 लीटर है। 1.2 लीटर का मतलब हुआ 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें ml में कन्वर्ट करने के लिए ये 1200 ml हो गया। ठीक है, तो इसको 1200 ml वापस से आप इसको जोड़ दें। तो चलिए यहाँ से देखा जाए, यहाँ से हमारे हैं तो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया कितना 80 ml, 4 दूनी 8, 1 0 ख़त्म और ये हो गया 250 बटे 100 300 500 और ये 12 2000। अब देखा जाए इसको ऐड करें आप तो 90 ये 0 340 और यहाँ देखा जाए 2000। ठीक है, कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखें 17 बटे 100 या 1.7 मोलर। इसको मोलर को आप ऐसे भी कह सकते हैं और मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर हो गया। फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी हमें ये मिल गया। चलिए नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। है ना, आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम Na+ निकालना है। Na+ निकालना है तो देखिए इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सोडियम कहाँ है। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सोडियम सिर्फ हमें यहाँ मिल रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वही हमें सोडियम का आयन देगा, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, M1V1 सिर्फ इसका लेंगे, मीन्स 0.1 इंटू 100 और वॉल्यूम तो उस सॉल्यूशन के अंदर आपने ये सब डाला है ना,
मीन्स ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इसके अंदर तो सब कुछ है। इसके अंदर हमारा NaCl भी है, MgCl2 भी है सॉल्यूशन, और फिर AlCl3 भी है, इसका भी वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम है, और इसका भी वॉल्यूम है, साथ में वाटर का भी वॉल्यूम इसमें ऐड है। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, वाटर का भी वॉल्यूम ऐड है, सब वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम सबको ऐड करके लेंगे। जो पहले पिछले हमने क्वेश्चन करा था उसमें आया था कितना, 2000 वॉल्यूम है ना, 2000 ml, 2000 ml आया था। 20 से 20 गया ना, तो ये हो गया, इसके बदले एक 0 और, तो 1/200। चलिए ये मोलर कंसंट्रेशन किसका आया हमें, Na का। अब हम आते हैं Mg++ का कंसंट्रेशन निकालते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो मैग्नीशियम सिर्फ ये जो सेकेंड सॉल्यूशन हमारा उसी में है, और इसमें फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, तो सिर्फ इसी का हम ऊपर जो M1V1 लिखेंगे सिर्फ इसका लिखेंगे 0.4 × 200, और साथ में टोटल वॉल्यूम लेंगे। अभी भी क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, अभी भी हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम लेंगे। इसको हटाया 10 इधर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम वॉल्यूम लेंगे, टोटल लेंगे, तो 4 दूनिया 8 बटे 200 ml, सॉरी मोलर। ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो ठीक इसी तरीके से एल्युमिनियम किस में है, थर्ड सॉल्यूशन में है। तो यहाँ पे जो हम इसका क्या करेंगे, M1V1 लेंगे, तो वो 0.5 × 500 ml, और साथ में टोटल वॉल्यूम लिया जाएगा 2000। इसको हटाया, एक 0 और दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मीन्स 5/200 मोलर इसका। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन था, ये बी वाला। सी में भी क्वेश्चन था कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl- निकालें। अब ज़रा गौर करें, है ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है, इसे ठीक से समझेंगे हमें, है ना। क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है उसको ठीक से निकालेंगे, समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। कैसे, अब देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ भी है, NaCl में सिर्फ ये जब टूटेगा तो सिर्फ एक क्लोरीन Cl- देगा, मैग्नीशियम 2 देगा, और एल्युमिनियम 3 देगा, 3 आयन देगा। ठीक है, मतलब कहने का मेरा यहाँ से है कि 1 मोल NaCl 1 मोल क्लोराइड आयन को देगा, जबकि 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड 2 मोल क्लोराइड को देगा। और जो हमारा AlCl3 का 1 मोल है वो 3 मोल NaCl 3 मोल क्लोराइड आयन का देगा। और इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। इसको हम आगे बढ़ के इसको सॉल्व करें तो देखा जाए तीनों में है, तो हमें मोल जो है M1V1 तीनों का लेना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका 0.1 × 100 प्लस वापस से 0.4 × 200 ml, और साथ में 0.5 × 500 ml। अब इसमें देखा जाए, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ हम और कैलकुलेशन को एक्यूरेट बनाना चाहेंगे। अब देखा जाए ये इसके लिए इसमें कितना है, एक जो मोल है वो 2 मोल देगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें 3 मोल देगा, तो 0.5 × 500 ml। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखा जाए अब यहाँ पे एक एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो 3 मोल, 1 मोल की बात करें तो ये 3 मोल 3Cl नेगेटिव आयंस देगा। इसका मतलब यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 मोल NaCl 1 ही मोल क्लोराइड आयन को देगा। और टोटल वॉल्यूम से अब डिवाइड करेंगे हम, 2000 हमारा टोटल वॉल्यूम हुआ करता है। अब इसको आगे सॉल्व करें हम तो ये 10 हो गया। इसको देखा जाए तो ये 80 160 हुआ यहाँ से प्लस। अब इसको देखा जाए तो 250 हुआ, 250 और 3 जा 750 बटे 2000, सबको ऐड कर दीजिए। 0 5 6 11 और 1 12, कैरी 1 है, 7 1 8 और 1 9, 920 बटे 2000। ये 0 से गया। इसको देखें और सिंप्लीफाइड कर लें हम, तो 4 1 जा 4 12 6, और ये 200 को काट दिया, फिर 2 से, ये 2 से काटा तो 46, ये 100, तो ये 100 मीन्स 4.6 मोलर इसका कंसंट्रेशन मिल गया। हमें इसका कंसंट्रेशन कितना मिला क्लोराइड आयन का, 4.6 मोलर। तो चलिए यही मेरा प्रॉब्लम था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी, मेरा लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो नॉर्मलिटी था।
हम उसकी बात करते हैं। नॉर्मलिटी का बात करेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए। मिटा दे इसको। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्मलिटी को पढ़ा था। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें नॉर्मलिटी को। ये सेकेंड मेथड है। नॉर्मलिटी है कि आखिरकार, जिसको मैं एन से नोट करा करते हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन को, एक्चुअली सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। जिस तरीके से मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ करता था, उसी तरीके से नॉर्मलिटी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, नॉर्मलिटी को हम डिफाइन हमने कर लिया था पिछले क्लास में। फिर से एक बार कर देते हैं, शुरू से हो जाएगा ऐसे इस लेक्चर के अंदर आपको। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter of solution is called normality. फार्मूला बनाए यहाँ से हम, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पिछले क्लास में हमने ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में आपको बताया था। पिछले क्लास में हमने आपको ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट। पिछले क्लास में ये सब हमने बताया था आपको। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़े हम। यहाँ पे ये V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। चलिए आगे बढ़ें। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला को एक्सपेंड करें। तो यहाँ से देखा जाए, इसके बदले हम लिख सकते हैं वेट इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, ये किसका है, सॉल्यूट का है। ये वेट किसका है, सॉल्यूट का है। आप ध्यान रखेंगे, वेट सॉल्यूट का है। आगे और बढ़े हम इसमें। यदि ये मान लीजिए कि आपको ml में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिकली कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो ये सॉल्यूट का वेट इंटू 1000 बचे इक्विवेलेंट वेट इंटू V ऑफ सॉल्यूशन इन ml, V ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ से एक छोटा सा हमारे पास फार्मूला बन गया है ना। यहाँ से इस फार्मूला से ज़रा हम और वेट इन ग्राम लिखें तो देखा जाए यहाँ क्या होगा, नॉर्मलिटी, ऐसे नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू V इन ml बटे 1000। तो कभी कभी इस फार्मूला से भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला हो गया जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका यदि हम मीनिंग की बात करें कि सब का मीनिंग क्या है, तो देखा जाए n का तो मतलब आप जानते ही हैं, नॉर्मलिटी हुआ करता है, सिंपल नॉर्मलिटी है ये हमारा। और फिर Wg जो है वो क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये E जो है हमारा इक्विवेलेंट वेट है। पिछले क्लास में हमने आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताया था, जो इस चैप्टर में जहाँ तक जरूरत पड़ेगा, एटम का, मॉलिक्यूल का, एसिड का, बेस का, कंपाउंड का, रेडिकल का, ये तमाम इक्विवेलेंट वेट हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो देखें यदि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो।
इक्विवेलेंट, बिना इसके इक्विवेलेंट वेट के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब तक ये नहीं आएगा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। प्लीज़ इसीलिए आप पीछे वाला वीडियो को देख करके वहाँ से सीख लें। प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें, ठीक है। ओके, ये जो V है ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसका लिटरली मीनिंग इधर लिख दिया हमने। चलिए ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, जल्दी से नोट डाउन करें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन इस पे कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा पड़ जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें दे दें। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ 0.8 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.8 ग्राम ऑफ NaOH इज present in 40 ml of solution. Find its normality. Find its normality. Find its normality. तो देखा जाए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया क्या क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या क्या है, 0.8 ग्राम NaOH है और वॉल्यूम कितना है 40 ml। वॉल्यूम कितना है 40 ml, 0.8 ग्राम NaOH का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है 40 ग्राम। कहने का मतलब है, देखा जाए इसको तो ये सॉल्यूशन जो हमारा है इसमें 40 ग्राम NaOH है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 40 ml है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। WG क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दिया हुआ है उसने, है ना, 40 ml। अच्छा, हमें फार्मूला में यहाँ इक्विवेलेंट वेट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, इक्विवेलेंट वेट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कैसे निकालोगे आप? तो देखिए हमने बताया था पिछले क्लास में बेस का, ये बेस है, NaOH क्या है, बेस है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, NaOH का, और डिवाइड किससे करेंगे हम, बेस है तो एसिडिटी, किससे डिवाइड करेंगे, एसिडिटी से। यह इसका n फैक्टर भी है एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होता है, किसी भी बेस के लिए एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH, है ना, रिप्लेसेबल, जितना नंबर OH का है इसे रिप्लेस हो जाएगा वही क्या हमारा एसिडिटी कहलाएगा। तो यहाँ देखा जाए इसका हम यदि मॉलिक्यूलर वेट करें तो 23 + 16 + 1 कितना हुआ 40, और बाय एसिडिटी कितना हुआ यहाँ पे 1। कहने का मतलब इसका हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट आया कितना, वो 40 आया। चलिए यहाँ से हम यदि फार्मूला हमारे पास फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, अभी हमने तुरंत सीखा है। नॉर्मेलिटी क्या है यहाँ पे, WG × 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट × V ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये हमारे पास फार्मूला। तो WG कितना दिया भाई 40, तो देखा जाए यहाँ 40 हम पुट करेंगे, यहाँ 1000 और फिर इक्विवेलेंट वेट इज ऑल्सो 40, वेट 40 है, ओह सॉरी 40 नहीं है, ये 0.8 ग्राम है ना, ये 0.8 ग्राम है, 40 ml है। चलिए बाबू, तो ये 0.8 ग्राम है। इक्विवेलेंट में हमारे पास इक्विवेलेंट वेट 40 है और वॉल्यूम कितना है 40 ml। इसको सॉल्व करें हम आगे, तो ये पॉइंट हटाया यहाँ से, तो एक 0 दिया, एक 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2/2 मीन्स 1/2, 0.5 नॉर्मल, या इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल के लिए इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका यूनिट भी क्या होगा, नॉर्मलिटी का इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, यूनिट, और दूसरे है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए, नोट करिए ये क्वेश्चन हमारा। कहीं कोई दिक्कत है तो हमें बताना आप।
ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए फटाफट इसको देख लीजिए। ये अच्छा, एक बात आप गौर कर रहे होंगे, हम ग्रुप ए पढ़ रहे हैं। हम शुरुआत में जो हमने बात किया था आपसे, ग्रुप ए में जो कंसंट्रेशन को हमने दो ग्रुप में ए और बी में डिवाइड किया था, उसमें ग्रुप ए पढ़ रहे थे। उस ग्रुप ए में मोलरिटी था, नॉर्मलिटी था, और जो भी ग्रुप ए में हमने रखा था वो सब वॉल्यूम डिपेंडेंट था। और जो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट हुआ करता है तो वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। इसीलिए जो भी कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे वॉल्यूम पे निर्भर करेगा वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है। तो नॉर्मलिटी कैन एंड नॉर्मलिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये पहले ही हम इसमें हम लोग समझ चुके हैं इस बात को। एक छोटा सा क्वेश्चन और देना चाहते हैं हम आपको, ठीक ना, कि व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 should be dissolved in 100 ml solution to make it to normal। क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन शुड बी डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टू मेक इट टू नॉर्मल। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन इजी है। अब यहाँ पे दिया क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो दिया क्या क्या हुआ है, ज़रा हम उसकी बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें दिखाई पड़ रही है, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, दूसरा हमें नॉर्मलिटी दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें इन ml, वो क्या दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, और नॉर्मलिटी भी दे रखा है उसने, क्या चीज़, टू नॉर्मल। नॉर्मलिटी क्या है हमारे पास 2, और हमें से पूछा क्या जा रहा है कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट हमारा यहाँ पे H2SO4 है उसका बताओ कितना वेट होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने फार्मूला सीखा है तुरंत। अब इक्विवेलेंट वेट तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, H2SO4 का। H2SO4 जानते हैं ये वेल नोन एसिड होता है, और जब एसिड होता है तो एसिड का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करते हैं, तो जैसा कि जानते हैं एसिड का मॉलिक्यूलर मास हम H2SO4 का ऊपर में लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे इसके एन फैक्टर से। एन फैक्टर मतलब इसका एसिड के लिए क्या हम डिवाइड करते हैं, किससे, बेसिसिटी से। बेसिसिटी से, जिस तरीके से पहले वाला क्वेश्चन में बेस था तो हमने डिवाइड किया था उसको एसिडिटी से, और यहाँ हम करेंगे डिवाइड बेसिसिटी से। ठीक है, और बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एसिड। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 2, तो इसकी है ना, इसमें हम लिख देते हैं बेसिसिटी। चलिए आगे बढ़ें इसको। तो देखा जाए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, हाइड्रोजन यहाँ से देख लिया जाए तो वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 1 और 2 एटम है तो 2, सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और ये 4 है तो कितना हो गया टोटल हो गया 98। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 और डिवाइड बाय कितना 2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या हमारा बेसिसिटी, तो चलिए कितना हो गया ये 49। अब हम इस क्वेश्चंस को आगे फार्मूला में पुट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फार्मूला बताया था कि वेट इन ग्राम जो होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वी इन ml हुआ करता है, और डिवाइड करते हैं हम इसको 1000 से। ये फार्मूला हमें निकल के आया वही मेन फार्मूला से। तो आगे बढ़े हम यहाँ पे, तो ये नॉर्मलिटी हमारे पास 2 दिया हुआ है उसने, इक्विवेलेंट वेट 49 आया है, और ये 100 ml है, 100 ml है, और ये 1000 नीचे में 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 98/10, और इसको आगे सॉल्व करें तो 9.8 ग्राम हमारा ये H2SO4 का आ गया, ये H2SO4 का आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए आगे बढ़ें हम, जल्दी से नोट करें इसको।
मिटाएं इसको। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब हम इसमें एक टॉपिक लेने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, हम उसको लेकर के छोटा सा कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम। तो रिलेशन बिटवीन दिस वन इज बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, चलिए इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस दोनों के बीच में रिलेशंस निकालने के लिए पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे तो ये इजीली हमें यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, स्ट्रेंथ को हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाबू, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात किया जाए, ऐसे नोट कर लेते हैं हम इस स्ट्रेंथ को। ये सिंपली होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये जो हुआ करता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही स्ट्रेंथ हुआ करता है। ये सिंपली हम एस को क्या लिख सकते हैं, WG/V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा स्ट्रेंथ है। ज़रा हम फिर से वापस मोलरिटी पे आते हैं, समझना चीज़ों को, है ना। मोलरिटी क्या होता है, फार्मूला आपको याद है, WG/1000 बचे मॉलिक्यूलर वेट, है ना। ये 1000 को हटा देते हैं, लीटर में निकालना है तो 1000 की आवश्यकता नहीं है हमें। WG वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बचे इसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इन लीटर। अब यहाँ से हम WG/V लीटर करें तो देखा जाए क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, WG/V लीटर करें तो WG/V इन लीटर, तो देखिए ये हमें क्या आ गया, ये आ गया मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। मीन्स स्ट्रेंथ जो हम सॉल्यूशन का हमें मिल गया, क्या मिल गया, वो मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। ठीक सिमिलरली हम आगे और बढ़ें, सिमिलरली हम बात करें इसका नॉर्मलिटी का, तो क्या होता है हमारे पास, वेट इन ग्राम बचे इक्विवेलेंट वेट इंटू V इन लीटर। अब यहाँ से फिर से मैं स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ जो हमारा है वो क्या होगा, WG/V इन लीटर, वो क्या आएगा, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये देखिए दोनों हमारा स्ट्रेंथ है, ये भी हमारा किसका, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है और ये भी स्ट्रेंथ है, ये दोनों स्ट्रेंथ है। इस दोनों के लिए हम आगे फिर से वापस से बढ़ें तो दोनों स्ट्रेंथ है तो हम बराबर कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लिख सकते हैं क्या चीज़, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बराबर लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब दोनों चूंकि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ही है, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। दोनों स्ट्रेंथ ही हमारे पास और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और यहाँ से इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसको रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। तो मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब ज़रा याद करें कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो हमारा क्या होता है, वो सिंपली क्या होता है, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने बताया था, ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मॉलिक्यूलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर, ये VF वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये MW से MW कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से हम आगे बढ़े, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी
इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा इसका एक रिलेशन मिल गया, या सिंपली हम इसको कहें नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यही मेरा मेन फार्मूला है। जो रिलेशन है वो हमें मिल गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। जल्दी से उसको नोट करें। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस फार्मूला पे, है ना। कुछ नहीं किया हमने, स्ट्रेंथ दोनों एक सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेंथ को बराबर कर दिया इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी और इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, और वहाँ से हमें फिर से वापस मिल गया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसको नोट डाउन करें फटाफट, इस रिलेशन को आप ध्यान रखेंगे। और इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा इसको। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए में है 1.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, बी में है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, सी में है 3.5 मोलर H3PO3 हाई phosphorus acid. This one is the phosphorus acid. phosphorus acid है। डी में है 2.5 मोलर ऑफ H3, या चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, MgCl2 सॉल्यूशन। ये हमारा एक सॉल्ट है, दिस वन इज द सॉल्ट, MgCl2 सॉल्ट है। अब इसका सब का आपको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मलिटी। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें यदि आपको n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर पता है तो सारा क्वेश्चन बहुत आसान है, जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखा जाए, यहाँ पे मोलरिटी कितना है, 1.5 मोलरिटी है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है। और जो एसिड होता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है हमारे पास, आपको याद है, बेसिसिटी। बेसिसिटी, और बेसिसिटी यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एसिड, एक मॉलिक्यूल एसिड से जितना हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वही क्या होता है हमारा बेसिसिटी, और यही हमारा होता है वैलेंसी फैक्टर। तो चलिए यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, मोलरिटी कितना है 1.5 है, और वैलेंसी फैक्टर कितना है H2SO4 के लिए है 2, 2 हटा सकते हैं, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, मीन्स कितना हुआ 3 नॉर्मल सॉल्यूशन, 3 नॉर्मल सॉल्यूशन। बी की बात करें, क्वेश्चन बी की बात करें, यहाँ NaOH है, बेस है, यहाँ क्या है NaOH है और बेस है, NaOH है और बेस है। ज़रा समझते हैं बात को। यहाँ से नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आपको मालूम है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक बेस के मॉलिक्यूल से जितना OH आप हटा सकते हैं वही क्या कहलाता है उसका एसिडिटी, वही क्या कहलाता है एसिडिटी, और यही क्या होता है हमारा वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ सिर्फ कितना है, एक इसमें OH है तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, और इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा 1। तो अभी यहाँ देखा जाए तो यहाँ मोलरिटी कितना है 2, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, एक OH है ना, यहाँ पे एक इसका क्या है एसिडिटी,
कितना है 1, यहाँ क्या था इसका बेसिसिटी था, वो कितना था 2 हटा सकते थे इसमें 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, मीन्स यहाँ जितना मोलर होगा उतना ही नॉर्मल होगा। 2 इसका मोलरिटी है, चूँकि 1 है इसका वैलेंसी फैक्टर, इसीलिए मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या है NaOH सॉल्यूशन के लिए बराबर ही है। नेक्स्ट हम बात करें सी में। सी में देखा जाए 3.5 मोलर H3PO3 सॉल्यूशन है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है। अब यहाँ पे मोलरिटी कितना है भाई, मोलरिटी तो उसने दे रखा 3.5, आपको मोलरिटी तो दे रखा उसने 3.5। अब यहाँ पे फिर से मेरा क्या है एसिड है, ये ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस होता है, तो ये एसिड है। अब इसमें से कितना यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, आपको याद है कि किसी भी एसिड से जितना, एसिड के लिए हम बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं, और बेसिसिटी क्या होता है जितना हम H+ को हटा सकते हैं किसी भी एसिड से। तो देखिए यहाँ 3 है, तो आपके मन में हो रहा होगा अच्छा 3 इसमें से 3 इसका क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी को फाइंड आउट करेंगे। एसिडिटी कितना, ये 3, तो यदि 3 आप करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, इसको हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर पे जाएं, इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें। ये इसका स्ट्रक्चर है फास्फोरस एसिड का, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही रिप्लेस होता है। तो ये देखिए 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 ही इससे रिप्लेस होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, 3 नहीं होगा, है ना। इसकी एसिड का बेसिसिटी बाबू यहाँ पर सॉरी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 2, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे कैलकुलेट कर लें। इसके लिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी 3.5, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि 3 से, ठीक है। अब हमारे पास आया एक सॉल्ट, डी क्वेश्चंस में आते हैं, ये सॉल्ट है। अब जरा इसको गौर करके देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपको नॉर्मलिटी कितना, मोलरिटी कितना दे रखा उसने, मोलरिटी देखा 2.5, और MgCl2 है यहाँ पे, दिस वन इज अ सॉल्ट। सॉल्ट का भाई एन फैक्टर कैसे निकाले, अब सॉल्ट में तो फंस गया, एसिड बेस ठीक था, एसिड में हम लोग बेसिसिटी कैलकुलेट कर लिया करते थे, एसिड बेस में एसिडिटी बेस में हम एसिडिटी कैलकुलेट कर लिया करते थे, लेकिन अब सॉल्ट है, अब इसमें एन फैक्टर कैसे निकाले। तो कोई बात नहीं, आसान है। ये देखिए किस में टूटेगा, Mg++ और 2Cl नेगेटिव आयंस। तो कोई बात नहीं, जो चार्ज हुआ करता है आइदर में बी ऑफ केटायन और एनायन, जो केटायन और एनायन पे जो चार्ज हुआ करता है वही हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे, उसका एन फैक्टर, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा हमारा 2.5, चार्ज कितना है बोलो भाई, केटायन पर देखें जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटायन कहते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं एनायन, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इस पे 2 चार्ज दिख रहा है, इस पे 1 चार्ज दिख रहा है। तो यहाँ इसके जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो ये 2 से 2 1 माइनस है, तो 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ 2, तो ये 5 नॉर्मल, ये है ना, ये 5 नॉर्मल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो चलिए देखिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसका आगे हमें बहुत सारा यूज है, ठीक है, इसका आगे यूज है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी से, तेज़ी में। मिटा इसको। अब जो हम आगे टॉपिक लेने वाले हैं वो नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, पानी मिला हुआ सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी को चेक करेंगे कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर हम पानी मिला देते हैं तो उसका नॉर्मलिटी किस तरीके से चेंज होता है, और फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके इसको जल्दी से समझें इस बातों को। देखिए ये हमारा एक सॉल्यूशन है, सिंपली ये हमारे क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसका कुछ ना कुछ तो नॉर्मलिटी होगा ही। मान लेते हैं इसका N1 अभी क्या है, नॉर्मलिटी है, और इसका वॉल्यूम भी तो होगा, सॉल्यूशन है तो इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। अब इसमें आपको मन किया कि पानी मिला दो भाई, यहाँ मिला देते हैं VH2O, इसमें आपने क्या किया, वाटर मिला दिया, है ना। ये जो भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वाटर ऐड कर दिया आपने, वाटर मिला दिया आपने, तो फिर ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है हमारा वो सॉल्यूशन नंबर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी मिला देंगे तो इसमें वाटर का क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा घट जाएगा,
ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन सेकेंड ही हमारा हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो नॉर्मलिटी है वो हमारा क्या हो गया N2, और वॉल्यूम जैसा कि आप जानते हैं क्या होगा V1 प्लस V, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है हमेशा एडिटिव होता है, वॉल्यूम हमेशा एडिटिव होता है, जुड़ जाया करता है। अब चलिए इस चीज़ को हम किस तरीके से सोचें, तो हमारे पास एक फार्मूला था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट बटे V इन लीटर। ठीक है, अब जरा गौर करें, आप इस पे ध्यान से देखें तो क्या दिखता है आपको, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ वाटर ऐड किया आपने, इसका मतलब जो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट था वो चेंज हुआ क्या? इस दोनों सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। सिर्फ आपने इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया है। वाटर से सॉल्यूट के कंसंट्रेशन में कोई फर्क है ना पड़ सकता है, लेकिन सॉल्यूट तो वही रहेगा, सॉल्यूट में कोई तब्दीली नहीं होगी। जितना सॉल्यूट, यदि इसमें 1 इक्विवेलेंट था ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, तो अभी भी इसमें कितना होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रहेगा। वाटर भले ही बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। इस सॉल्यूशन के लिए भी कांस्टेंट है, उस सॉल्यूशन के लिए भी कांस्टेंट है। पानी मिलाने के बाद ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट ही रह गया, है ना, कंसंट्रेशन। अब देखिए वॉल्यूम आपने क्या किया, बढ़ा दिया। इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम आपने ऐड किया वाटर का, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये घटेगा। तो देखिए क्या होता है, ये जब पानी मिलाते हैं आप तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो नॉर्मलिटी क्या होता है, घट जाता है। जब नॉर्मलिटी घट जाता है तो स्टिल ये क्यों होता है ऐसा, तो अभी इस चीज़ को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो सॉल्यूट है उसको क्या करता है, ये कांस्टेंट करने के लिए ऐसा होता है। मीन्स हमें जो ही हमने सॉल्यूशन फर्स्ट में वाटर मिलाया तो एक चीज़ हमें कॉमन निकल के सामने आई, वो क्या आया, वो आया कि इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का वाटर मिलाने के बाद भी ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का बराबर होता है। इसी चीज़ को हम आधार मानते हुए, बेस मानते हुए, इसको हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट हम देखें तो क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू V इन लीटर, और ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इस सॉल्यूशन और इससे भी ज़्यादा हो सकता है उसके लिए भी, तो हम क्या करेंगे, सबको बराबर कर देंगे, क्योंकि सबका तो ग्राम इक्विवेलेंट, दिस वन इज द ग्राम इक्विवेलेंट। ये नॉर्मलिटी इनटू V इन लीटर जो है ये क्या है, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इसको देखा जाए तो क्या होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए N1 V1 है ना, इज इक्वल टू N फाइनल इंटू V फाइनल, और हमारा V फाइनल है क्या, V फाइनल है जितना पहले V1 वॉल्यूम था और जितना आपने पानी मिलाया, V ऑफ H2O। तो देखा जाए यहाँ से N1 V1 इज इक्वल टू N फाइनल और V1 प्लस V वाटर का। अब यहाँ से हम एक फार्मूला बना लें तो N फाइनल इज इक्वल टू N1 V1 बटे V1 प्लस V वाटर के लिए, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। यहाँ से इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सबका मीनिंग तो समझ में आता होगा। ये फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी है, ये N1 पहले वाले सॉल्यूशन का, ये V1 पहले वाले सॉल्यूशन का, मतलब वाटर से मिलाने से पहले का, ये V1 वही है और V क्या है, वाटर का वॉल्यूम है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, इस पर क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। मिटा इसको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा कि ए टू नॉर्मल 100 ml solution is mixed with 4 ml water. What is
इट्स नॉर्मलिटी। एकदम इजी क्वेश्चन दिया है, एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करके हम सीख लें चीज़ों को। जब तक फार्मूला को इम्प्लीमेंट क्वेश्चन में नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको फार्मूला याद भी नहीं रहेगा और कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको जल्दी से करके क्या हमने क्वेश्चंस को लिखा है। एक सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन है। इसमें यदि हम N1 की बात करें तो वो दे रखा उसने, और इसका वॉल्यूम V1 है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने V वाटर मीन्स यहाँ से हम लेंगे 400 ml वाटर को ऐड किया, हमारा दूसरा सॉल्यूशन तैयार हो गया यहाँ से। और इसमें N फाइनल हमें नहीं पता है, V फाइनल पता है अभी भी। V फाइनल हमारे पास V1 प्लस V है। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जो फार्मूला हमारे पास आया है देखा जाए तो ये N1 दिया हुआ उसने कितना 2, ये V1 दिया हुआ 100 ml। ये वाटर का जो वॉल्यूम है वो 400 आपने मिक्सअप किया है इसमें, तो ये फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ से देखा जाए तो 100 प्लस 400 कहने का मतलब 500 ml, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो हमारे पास फार्मूला अभी थोड़ी पहले हमने लिखा था कि N फाइनल तो N1 V1 बचे V1 प्लस V। ठीक है, अब देखा जाए तो N1 कितना है हमारे पास 2 है, V1 कितना है भाई 100 है, बचे टोटल कितना हुआ 100 प्लस 400। यस, तो ये हो गया 200 बटे 500, तो 0 से 2 0 कैंसिल, 0.4 नॉर्मल या इक्विवेलेंट पर लीटर भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं हम। कोई दिक्कत इसमें, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि बहुत सारे सॉल्यूशन को, कई सॉल्यूशन है हमारे पास, और उसको जब हमने मिला दिया, ठीक ना, तो फाइनल जो मिक्सचर बना उसका हम नॉर्मलिटी किस तरीके से पता करेंगे। तो चलिए नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स एन मिक्सिंग निकालना है यहाँ पे। ठीक है, एन मिक्सिंग निकालना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स इसको हम डायग्राम के जरिए समझना आसान हुआ करता है। ये देखिए सॉल्यूशन मेरा फर्स्ट है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है ना। इसका यदि हम नॉर्मलिटी की बात करें तो N1 है, वॉल्यूम की बात करें तो V1 है। और क्या किया, एक और इसी तरीके का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 2 है ये हमारे पास, सॉल्यूशन नंबर 2 है। इसकी नॉर्मलिटी की बात करें तो N2 है और वॉल्यूम की बात करें तो V2 है। इस दोनों को मिला करके एक हमने फाइनल सॉल्यूशन तैयार किया, दिस वन इज द फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है जिसमें इसको भी डाला है और इसको भी मिक्स किया। अब इसका देखा जाए यहाँ तो N फाइनल हो गया और V फाइनल हो गया। ठीक है, तो अब ज़रा फिर से याद करें, पिछले अभी जो हमने डाइल्यूशन फार्मूला फॉर नॉर्मलिटी की बात किया था, पानी मिलाया था, तो इसका जितना इक्विवेलेंट था वो स्टिल इक्विवेलेंट अभी भी था। तो कहने का मतलब है आप इसको मिलाओ और भी कई सॉल्यूशन को मिला दो तो सबका क्या होता है, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होता है। उसी को हम बेस अभी भी मानेंगे, क्योंकि देखिए ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, ये सॉल्यूशन सेकेंड है, दोनों का यदि आपने सॉल्यूशन बनाया है तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट है ना, हम इसको लिख सकते हैं, है ना। कंसेप्ट हमारे पास है, वी हैव ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है इसको समझने में, नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट का क्या होगा, फिर वापस से N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल, है ना। यहाँ से और आगे बढ़ें
एन फाइनल, अच्छा यहाँ से एन फाइनल क्या होगा, एन फाइनल होगा V1 प्लस, सॉरी V फाइनल क्या होगा, V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास लाइक एज मास। तो यहाँ से देखा जाए क्या होगा, एन फाइनल इक्वल टू क्या होगा, N1 V1 प्लस N2 V2 बटे V1 प्लस V2 V फाइनल। ये हमारा हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़ें, N1 एंड N2 क्या है, ये मोलरिटी है, मोलरिटी ऑफ, सॉरी नॉर्मलिटी, ये है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग मिलाने से पहले है। V1 एंड V2 क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग। और यहाँ से देखा जाए एन फाइनल क्या है, ये है नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिलके बना। और वी फाइनल क्या है, ये है टोटल वॉल्यूम, है ना। तो चलिए इस तरीके से नोट करिए फटाफट इसको, और एक क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे वापस से। मिटाएं इसको, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है कि 100 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर ml है ना, ये हमारा क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को अपन ml भी कहते हैं ना। cc ऑफ 0.3 नॉर्मल सॉल्यूशन, 100 cc ऑफ 0.3 नॉर्मल, है ना। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मोलर लिख देते हैं यहाँ पे आप। H2SO4 सॉल्यूशन है हमारा, गेट मिक्स्ड विथ, इसको मिलाया हमने 200 cc ऑफ 0.4, 200 cc ऑफ 0.4 नॉर्मल, आपके पास नॉर्मल लिखा है, HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन है। what is normality of फाइनल सॉल्यूशन, नॉर्मिटी क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉर्मिटी क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन का। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें हम जल्दी से फटाफट। सॉल्व करें, 100 cc है, 100 ml है ना। एक सॉल्यूशन हमारे पास देखा जाए, ये 100 ml सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, और इसको हमने मिलाया है एक दूसरे सॉल्यूशन से। देखिए इसमें ज़रा गौर करके हम देखेंगे, यहाँ पे हमने मोलरिटी दे रखा है, M1 दे रखा है, कितना है वो 0.3 है, नॉर्मलिटी नहीं दिया, मोलरिटी दिया, और ये V1 इसका है वो है 100 ml, ठीक है, ये 100 ml है। और इसमें क्या दिया, इसमें दिया नॉर्मलिटी N2, वो क्या है, वो है 0.4, और V2 कितना दे रखा 200 cc,
या ml जो भी कह लें, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, दोनों को मिला करके एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार किया है। दोनों को मिला करके क्या किया, एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार किया है। तो इसका हमें n फाइनल नहीं पता निकालना है और v फाइनल तो हमें पता है। अब देखा जाए यहाँ से इस H2SO4 जो ये सॉल्यूशन है हमारा वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये सॉल्यूशन H2SO4 का है और ये सॉल्यूशन HCl का है, ये सॉल्यूशन HCl का है। तो यहाँ मोलिटी है, तो क्या आप इसे नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फार्मूला बताया था कि जो मोलरिटी होता है, नॉर्मलिटी होता है, वो होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखा जाए तो इसको कितना होगा, यहाँ से मोलरिटी कितना है 0.3 और वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है, उसकी बेसिसिटी कितनी 2, मीन्स कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.6 नॉर्मल क्या हो गया मेरे लिए, N1 हो गया। इस क्वेश्चन को जानबूझ के उसने क्या दिया, हमें मोलरिटी के टर्म में दिया। जैसा कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जो मोलरिटी होता है नॉर्मलिटी, उसमें क्या रिलेशन होता है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर हुआ करता है। और इस तरीके से हमने मोलरिटी को वैल्यू इसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लिया। चलिए तो अब हम फार्मूला लगाते हैं, आगे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास फार्मूला क्या है, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल। V फाइनल मीन्स क्या, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम को मिलाते हैं तो हमेशा जुड़ जाता है, हम जानते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो V1 प्लस V2, तो ये 100 ml है और साथ में कितना है, ये 200 ml है। मीन्स कहने का मतलब 300 cc मेरा फाइनल वॉल्यूम हुआ, या ml कह ले या क्यूबिक सेंटीमीटर कह ले। तो यहाँ से N1 हमारे पास आया 0.6, है ना। आप गलती मत कर देना कि यहाँ पे 0.3 मत ले लेना, है ना, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 0.6 इंटू V1 हमारे पास 100 प्लस यहाँ से N1 देखें तो 0.4, N2 0.4 इंटू V2 कितना 200 और N फाइनल हमें नहीं मालूम है, लेकिन V फाइनल कितना मालूम है, दोनों को जोड़ करके 300 ml। यहाँ से N फाइनल की बात कर लिया जाए तो ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 80 और ये हो गया हमारे पास 300, ठीक है। यहाँ से 140 बटे 300, ये 0 से ये 0 मीन्स 7/15, ये हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, नॉर्मलिटी निकल गया फाइनल सॉल्यूशन का। चलिए तो एक इसको सॉल्व जल्दी से नोट डाउन करें और एक छोटा सा कंसेप्ट आखिर में इस नॉर्मलिटी का एक और कर लेते हैं, इसके बाद हमारा नॉर्मलिटी ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिटाएं इसको, इसमें कोई दिक्कत है समझने में कहीं से भी? चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको याद होगा कि मोलरिटी के केस में जब हमने क्वेश्चन किया था, कैसा वाला क्वेश्चन कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का परसेंटेज दिया हुआ करता था और डेंसिटी दिया करता था, या यूँ कहें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया करता था। यदि ऐसा ही क्वेश्चंस नॉर्मलिटी के अंदर भी पूछ लिया जाए, पूछ ले वो, तो हम क्या करेंगे, ठीक ना, तो उसी की बात करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक फिर से वापस हम लिखते हैं, फाइंडिंग ऑफ नॉर्मलिटी, फाइंडिंग ऑफ नॉर्मलिटी, फाइंडिंग ऑफ नॉर्मलिटी इन द अनदर वे, दूसरे तरीकों से हम नॉर्मलिटी को फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चंस में देगा वो, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा, हम उसकी बात करते हैं। ये अक्सर एग्जाम में जो जेई का है, नीट का है, उसमें पूछा जाता है, पूछा भी है, कई दफ़ा पूछा आपको एग्जाम में। तो देखिए कैसा क्वेश्चन देगा, हम उसको आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें कि कैसा वो क्वेश्चन देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, X% बाई वेट वो सॉल्यूट का दे देगा और क्या करेगा, वो सॉल्यूशन का D देगा। D मीन्स यहाँ कह सकते हैं आप डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी नहीं देगा तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा। वो क्या करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वो देगा, है ना। किसी भी सॉल्यूट का क्या करेगा, वो परसेंटेज दे देगा और उसके बाद क्या करेगा, वो डेंसिटी दे देगा। तो हमने ठीक जिस तरीके से मोलरिटी में इसको बहुत डिटेल कर किया था,
तो अब डिटेल इतना नहीं करेंगे, ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए है ना, लेट डी बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड हैविंग x% by weight of solute। तब हम क्या करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट बताते हैं, परसेंटेज x% बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू d इंटू 10 बटे इक्विवेलेंट वेट, है ना, बटे इक्विवेलेंट वेट। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इस फार्मूला को, ठीक। मोलिटी में भी हमने इसमें पूरा डेरिवेशन किया था, तो यहाँ डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके डेरिवेशन होगा, ठीक है। फार्मूला ज़रूर ध्यान रखेंगे इस फार्मूला को। n हमारा क्या है यहाँ पे, नॉर्मलिटी है, x% बाई वेट आप जानते ही हैं, d क्या है हमारा, डेंसिटी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी, e क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। बिना इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए पिछले जो हमने पढ़ा था हम लोग पिछले लास्ट क्लास में, तो उसमें इक्विवेलेंट वेट जहाँ तक इस सॉल्यूशन चैप्टर में ज़रूरत है तो उसको हम लोगों ने कर रखा था, तो उस वीडियो में आप ज़रूर देख करके सीखें कि इक्विवेलेंट क्या होता है। चलिए, ये हमारा एक परसेंटेज के टर्म में जब भी देगा वो बाई वेट, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी। बेटा इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास, द नॉर्मिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नॉर्मलिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक, या सिंपल इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है S3PO4। The normality of orthophosphoric acid having purity of 70% by weight। 70% प्योरिटी है, मीन्स यही है x% बाई वेट इसका, और इसने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, वो दिया है 1.54 वुड बी। चलिए, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर देखा जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया उसने, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा, डेंसिटी तो दिया नहीं। तो ये कुछ नहीं होता है बाबू, बहुत इजी है। ये होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। और हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। ये स्टैंडर्ड वैल्यू में है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना देखा उसने, 1.54, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है नहीं मालूम है, यही फाइंड आउट करना है, बटे 1। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.54 इंटू 1 मीन्स 1.54, यही डेंसिटी हो गया हमारा ग्राम पर ml में। चलिए, तो हमारे पास फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला नॉर्मिटी के क्या लिखा अभी, है ना, x% बाई वेट इंटू d इंटू 10 बटे इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट तो हमने नहीं फाइंड किया, किसका,
ऑर्थोफॉस्फोरिक। तो चलिए कर लेते हैं H3PO4 का, ठीक है, कितना इक्विवेलेंट वेट होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बट्टे, अच्छा ये एसिड है, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है, एसिड है, तो क्या निकालेंगे आप, बेसिसिटी, एसिड में बेसिसिटी है ना, ये हमारा है ये हमारा क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3, या ऐसे कह सकते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम उसका बेसिसिटी होता है। ध्यान रखेंगे जितना ऑक्सी एसिड, जैसे H3PO2, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली लिख दें H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है। अब देखें ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है, और ये ऑर्थोफॉस्फोरिक ये फास्फोरस एसिड है और ये फास्फोरिक एसिड है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में कितना ऑक्सीजन, 2, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1, बेसिसिटी कितनी होगी 1, इसकी 3 है तो कितना हो गया 2, इसका 4 है तो 3। तो ऐसे भी ये तो एक शॉर्टकट मेथड है, ट्रिक टाइप का है, लेकिन हम एक्चुअली यहाँ से यूज़ करते हैं इस बात को। तो कितना हो गया, अच्छा इसमें कितना होगा, 3 + 31 + 64 कितना होगा, 98/3, ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से कैलकुलेट करें हम, यहाँ से परसेंटेज कितना है, 70% प्योरिटी है, वही है उसका, डेंसिटी 1.54 × 10 बचे 98/3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम आगे देखते हैं इसे। यहाँ पे 70 × 1.54 × 10, और ये ऊपर चला जाएगा 3 बटे 98। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 33 आएगा, 33 नॉर्मल इसका आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास नॉर्मलिटी का जो चैप्टर था, चैप्टर के अंदर जो नॉर्मलिटी था वो ख़त्म हो गया। आगे हम मोलैलिटी बात करेंगे, मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, सॉल्यूशन में। तब तक के लिए हम इस क्लास को यहीं रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।